मूवी अच्छी है ये तो सभी कहेंगे, मगर किन बातों की वजह से ये तुम इस वीडियो में जानोगे। और ये बातें यूट्यूब क्या पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगी, जैसे सिंबॉलिक डायरेक्शन, फ्रेम एंगल्स, इमेज साइजेस एंड स्क्रीन प्ले चॉइसेस, वॉइस एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टराइजेशन, सॉन्ग प्लेसमेंट। इन कुछ कैमरे के पीछे की सिनेमा कलाओं से जानेंगे वो बातें जिनके कारण इनडायरेक्टली ये मूवी हमें मास्टरपीस फील होती है, पर डायरेक्टली ऑडियंस इन्हें पहचान नहीं पाती। जिसमें सबसे पहले तो इस मूवी में कई ऐसे विजुअल्स दिखाए हैं जो एक तो कहानी की करंट कंडीशन को सिंबलाइज करते हैं, या दूसरे कहानी में आगे आने वाले इवेंट्स की हिंट देते हैं। जैसे विनायक राव जब बूढ़ा हो जाता है और उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज जब कम हो रही होती है, तो मूवी में एक स्लो मोशन ड्रामेटिक शॉट आता है इस टूटे हुए झूले का, जहाँ पे खंडर जैसी कंडीशन में धूल मिट्टी पत्तियां भी जमा हो चुकी है। ये सिंबलाइज करता है कहानी में उस वक्त चल रही विनायक राव की परिस्थिति, जो बूढ़ा हो चुका है, पहले जितना आसानी से सोना नहीं निकल पा रहा, पर उसी झूले की एक डोर अभी भी बंधी हुई है, जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है पांडु के कैरेक्टर का, जिसके भरोसे विनायक जी रहा है, जिसको वो सोना निकालने की ट्रेनिंग भी दे रहा है कि वो बनेगा उसकी आखिरी डोर। पर अब ये तो हो गया करंट कंडीशन के बारे में, मगर इस मूवी में डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने तुम्हें दो एक के बाद एक आने वाले शॉट्स दिखाकर एक आगे आने वाले इवेंट की हिंट भी दी है। जैसे जब विनायक राव को हनी ट्रैप में फंसाकर वो सोना राघव तुम्बाड़ जाता है, तो उसके वाड़ी में जाने से पहले दो विजुअल्स दिखाए हैं। पहला राघव का फेस क्लोजअप और दूसरा उसके जस्ट बाद इन कीलों पे स्लो मोशन जूम, जिसके बाद आगे इस सीक्वेंस में उसकी डेथ हो जाती है। पर अब इसी सीक्वेंस में मिलती है इसकी अगली स्पेशलिटी, जिसमें वो ब्रीथिंग वोम एंड हस्तर का डिजाइन देख के तो तुम इम्प्रेस हुए ही होगे। मगर उसी वाड़े में जब वो राघव गया होता है, तो एक शॉट में उसके पीछे दीवार पे 5-6 लाल कॉस्ट्यूम वाले विडोज की पेंटिंग दिखती है, जिसमें से एक चेहरा गायब होता है, जो विनायक की दादी का रेफरेंस देती हुई डिटेल हो सकती है, क्योंकि उस समय पे वही एक विडो श्रापित थी। पर अब आते हैं उस समय जहाँ ये मूवी स्टार्ट होती है, और इसकी पहली फ्रेम के साथ ही हमें दिखता है कई जगहों पर इस मूवी का ब्रिलियंट सीन। ये इसकी पहली फ्रेम देख लो, जानबूझ के वाइड एंगल लेंस यूज करके एक्सट्रीम लॉन्ग लैंडस्केप शॉट दिखाया है, ताकि पूरा वाड़ा दिख सके और जितना एक्चुअली है उससे भी बड़ा दिख सके। वो कैसे? सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये दो इमेजेस देख लो, दोनों में मेरा ही हाथ है और फ्रेम में भी लगभग एक ही जगह पे लोकेटेड है, मगर एक में उंगलियां लंबी फील होती है और दूसरे में छोटी। यही इफेक्ट है वाइड एंगल कैमरा लेंसेस का, जिनको यूज किया जाता है मूवी में चीजों को और भी बड़ा और भी ग्रैंड एंड एपिक दिखाने में। पर इसी के अपोजिट तुमने नोटिस किया होगा, स्क्रीन प्ले में दादी को डायरेक्टली रिवील नहीं किया है। पहले उसके पैर के नाखून के माइक्रो शॉट्स दिखाए हैं, फिर उसकी आवाज, और फिर जाकर थर्ड इंस्टेंस में उसे टोटल रिवील किया है। पता है, फिर से उतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाऊंगा, बस तुम इनके कहानी का खेल देखो। पहले ही इंटरेक्शन में दादी को पूरा दिखा देते, तो सेकंड एंड थर्ड इंटरेक्शन आने तक उतना हॉरर फील नहीं होता और मेकर्स को बजट भी थोड़ा सा ज्यादा लगता। और ऐसे ही और एक स्क्रीन प्ले का स्मार्टनेस और बजट की कॉस्ट कटिंग, यानी सोने के सिक्के निकालने की एक्चुअल प्रोसेस को तब तक नहीं दिखाना जब तक वो सोनार वहां नहीं जाता। और वही सेकंड हाफ में जाकर हस्तर की भी एंट्री होती है, जो पिछले बिल्ड किए हुए सस्पेंस के कारण और भी इफेक्टिव लगती है। एंड ऐसे ही टेंस सिचुएशन वाले सीन में इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए पूरी मूवी में स्टेबल हॉरिजॉन्टल चलते फ्रेम एंगल्स को ये स्लाइटली टिल्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये सोनार ब्रिटिश ऑफिसर के प्रेशर में पैसों के कारण थोड़ा सा टेंशन में है, और यहाँ टेंशन क्या, पांडुरंग पूरा का पूरा हिल चुका है, तो फ्रेम थोड़ी सी और ज्यादा टिल्टेड है। पर एक और बात है इस मूवी की, जिसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स ऐड करे हैं। सिंपल टेक्निक है, ये पेन जैसी है वैसी है, मगर मुझे इसको नोटिसेबली बड़ा दिखाना है, तो मैं इसके बाजू में एक छोटी पेन रख दूंगा। वैसे ही बचपन से ही विनायक का कैरेक्टर ग्रीडी एंड करेजियस तो है, मगर उसे नोटिसेबली मोर करेजियस दिखाने के लिए उसके साथ का भाई सदाशिव का कैरेक्टर नॉट सो ग्रीडी नॉट सो करेजियस टोन का रखा है, जिसके कारण विनायक का करेज तुम्हें और भी ज्यादा क्लियरली नोटिस होता है। जैसे हमने हमारी वीडियो की थंबनेल में भी रेड के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट ग्रीन कलर यूज किया था, और डार्क वाले पोर्शन के साथ ब्राइट ग्लोइंग कलर्स में हमारा टेक्स्ट, ताकि विनायक राव की करेज की तरह ये वर्ड्स भी तुम्हें सबसे पहले नोटिस हो जाए। अब विनायक के बाद पांडुरंग के कैरेक्टर को विनायक से भी एक लेवल ज्यादा ग्रीडी दिखाया है, जिसके लिए उस कैरेक्टर को विनायक से थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाया है। पर ये तो हो गए कुछ मेजर सिग्निफिकेंट सिनेमैटिक एलिमेंट्स, जो इसे एक इंडियन मास्टरपीस की कैटेगरी में लाकर रख देते हैं। पर इसके भी आगे इसके कुछ स्मॉल बट टेक्निकल टेक्स ऐसे हैं, जो इसे हॉलीवुड लेवल हॉरर मूवीज तक उठा देते हैं। जैसे
जैसे इस मूवी की नाइट टाइम सिनेमाटोग्राफी एंड यूज ऑफ लाइट सोर्सेस, ये लालटेन और उसके साथ चमकती हुई इसकी लेंस फ्लेयर देख लो, जिसके बाद मेकर्स एंड एक्टर्स से लिए गए स्पेशल एफर्ट्स इन दादी की वॉइस एक्टिंग, दादी का वो हॉरिफाइंग गाना गुनगुनाना या नाम भूल गया लालची है तू जैसे मिस्चीवस टोन वाले डायलॉग्स, और इस सभी सिनेमैटिक ब्रिलियंस एंड तगड़े वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच बस 1.25 घंटे की इस मूवी में एक गाना रखा है फ्रॉम इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट म्यूजिक कंपोजर अजय अतुल, जिसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके 3 चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा यूज किया है, जिसके कारण ऑडियो एंड साउंड डिजाइन लेवल पे ये मूवी थ्रू आउट एक फ्रेश एंड टॉप नॉच फील रखती है। और इस वीडियो के इस टॉप वाले बटन से तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरे टॉप में देखा ना हो तो इसी मूवी पे बना पिछला वीडियो देख सकते हो, और देख लिया हो तो यहाँ बॉटम में ऐसे ही सिनेमैटिक डिटेल्स वाला कल की का वीडियो देख लेना। पर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।